हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 10 जून और हम डिस्कस करेंगे आज 9, 10 3 दिनों के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे सेशन में। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, CSC, SPV and Ministry of Agriculture and Farmers Welfare signed memorandum to convert how many registered FPOs into CSCs? Option A 10,000, option B 2,000, option C 3,000 और option D 5,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10,000। यहाँ पे CSC SPV इसका मतलब हो गया कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसने और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा मेमोरेंडम साइन किया गया है। इसमें जो है इस मेमोरेंडम में क्या किया गया है कि फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज स्कीम। इस स्कीम के तहत जो 10,000 एफपीओज थे, फॉर्मेशन एंड ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन्हें जो बनाया गया था उन्हें CSCs में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी टोटल 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को CSCs में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। और इसके तहत जो है यहाँ पे अगर हम और चीज़ों को देखें तो ये जो कन्वर्ट किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि ये जो है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में उन्हें हेल्प होगा। और ये जो है दिस विल इनेबल FPOs टू प्रोवाइड सिटीजन्स विथ ऑल द सर्विसेज दैट आर अवेलेबल ऑन CSC स्कीम्स डिजिटल सेवा पोर्टल। यानी क्या है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो 10,000 जो इस स्कीम के तहत रजिस्टर किए गए थे, बनाए गए थे, उन्हें अगर हम CSCs में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके बाद जो है CSCs स्कीम जितने भी हैं डिजिटल सेवा पोर्टल वो सारे जो है अवेलेबल हो जाएंगे और उन्हें ईजिली जो है सिटीजन सेंट्रिक बनाया जा सकेगा। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प FPOs टू बिकम अ नोडल सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड फर्टिलाइजर एंड सीड इनपुट्स। यानी फर्दर जो है ये सारे स्कीम्स को जो है इजीली उनके पास पहुंचाया जाएगा। इसके लिए ये मेमोरेंडम साइन किया गया है CSCs एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बीच। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू $135 million Blue and Green Island integrated program during the 4th International Conference on Small Island Developing States? Option A है United Nations Development Program and the Global Environment Facility. Option B World Wildlife Fund and the Ocean Conservancy. Option C है International Maritime Organization and the Asian Development Bank. एंड ऑप्शन डी है द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF। इन दोनों ने जो है अभी रिसेंटली ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इसे लॉन्च किया है। तो अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में देखें तो यह जो प्रोग्राम है, यह पहले तो यहाँ पे इसका ये है कि यह $135 मिलियन का प्रोग्राम है और यह जो प्रोग्राम है इसका एम है टू एम्फसाइज द क्रूशियल रोल ऑफ नेचर एंड एक्सपेंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन 3 की सेक्टर्स। ये जो 3 की सेक्टर्स है वो है अर्बन डेवलपमेंट, फूड प्रोडक्शन एंड टूरिज्म। तो ये इसका मेन फोकस है। ये जो प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया है UNDP एंड GEF के द्वारा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। तो याद रखना है कि किन दोनों के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 पब्लिकेशन? ऑप्शन ए इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ऑप्शन डी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को। इसने जो है अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट
2024 को जारी किया है। अगर हम इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लें तो यह जो रिपोर्ट है इसे जो है 2022 में इनिशिएट किया गया था। यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस इस दौरान 2022 में इसे इनिशिएट किया गया था और इसे इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन जारी करती है और इसे अभी 8 जून को अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया उसके ओकेजन पे इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। और जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो आपका अभी जैसे 2024 का रिपोर्ट आया और नेक्स्ट रिपोर्ट आपका 2026 में आएगा। अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में देखें तो द रिपोर्ट विच इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 7 आउटकम्स ऑफ द यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2130 covers physical, chemical and biological parameters that describe the state of the ocean। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे हैं इस रिपोर्ट में जो दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ओशन इज नाउ वार्मिंग एट ट्वाइस the rate it was 20 years ago, with 2023 seeing one of the highest increase since 1950s। यानी अभी जो है ओशन हमारा जो है दोगुनी गति से वार्म हो रहा है और अभी जो है 1950s के बाद 2023 जो है वो हाईएस्ट इंक्रीज दर्ज किया गया है। और अगर दूसरा पॉइंट देखें तो सिंस 1960s द ओशन हैज लॉस्ट 2% of its oxygen due to warming temperatures and pollutants including wastewater and agricultural runoff। यानी इन सब कारणों की वजह से जो है 1960s से अभी तक जो हमारा ओशन है वह अपना 2% ऑक्सीजन जो है लॉस्ट कर चुका है, खो चुका है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे है राइजिंग एसिडिटी इज ऑल्सो अ मेजर काउज फॉर कंसर्न। यानी ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने रिपोर्ट से लिए हैं, तो इन पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन ए नीदरलैंड, जापान, ऑप्शन 3 सिंगापुर एंड ऑप्शन 4 मॉरिशस। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो टू इंडिया। ये जो 4 कंट्रीज हैं नीदरलैंड्स, जापान, सिंगापुर एंड मॉरिशस, इनका जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का इनफ्लो जो है उसे यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑप्शन ए है 3-4-2-1, ऑप्शन बी 4-3-1-2, ऑप्शन सी 3-1-2-4 एंड ऑप्शन डी 4-3-2-1। तो अगर हम इसका जो है देखें, अगर हम एफडीआई का इनफ्लो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। हम यहाँ पे इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और सही जो है यहाँ पे आप ऑर्डर सेलेक्ट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अगर हम अभी बात करें तो एफडीआई का जो अभी डेटा रिलीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अनुसार जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडिया को टोटल $70.9 बिलियन का एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, जिसमें है सिंगापुर सबसे हाईएस्ट इसे मिला है। सिंगापुर से जो है $11.77 बिलियन का जो एफडीआई आया है। सेकंड नंबर पे मॉरिशस है, इसका $8.0 बिलियन एफडीआई है। यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड नंबर पर है, नीदरलैंड फोर्थ पे है और जापान फिफ्थ पे है। यानी आपको याद रखना है ये जो ऑर्डर है, याद रखना है कि फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड पे मॉरिशस है और थर्ड पे क्या है यूनाइटेड स्टेट्स, फोर्थ पे नीदरलैंड्स एंड फिफ्थ पे जापान। क्योंकि आपका कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है कि थर्ड नंबर पे कौन है या फिर वो ये ऑर्डर इसी तरह से पूछ लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट 5 तो याद रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि एफडीआई का इनफ्लो जो है, एफडीआई जो आया है उसमें टॉप पर सिंगापुर, सेकंड मॉरिशस, थर्ड यूएस, फोर्थ नीदरलैंड एंड फिफ्थ जापान है। इस बेसिस पे अब आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो अभी बहुत न्यूज में है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द मैकेनिज्म ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू असिस्ट सर्टेन स्टेट्स इन देयर डेवलपमेंट. Second statement है, it was taken away following the 14th Finance Commission suggestion, which said that states should increase their tax devolution from 32% to 42% in order to resolve the resource gap. And third statement है, in SC states, the central funds central schemes up to 80%. And option statement 4 है, currently entire northeastern states of India have been accorded SCS यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के मैकेनिज्म को. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और यह जो आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें 5 पैरामीटर्स थे जिसके आधार पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था. और ये जो 5 पैरामीटर्स थे ये गाडगिल फॉर्मूला पर बेस्ड थे. तो कौन कौन से 5 पैरामीटर्स थे उन्हें हम देख लेते हैं. डिफिकल्ट एंड हिली टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस एंड नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस. तो ये 5 फैक्टर्स थे और इन्हें फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया गया था. ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. इट वाज टेकन अवे फॉलोइंग द 14th फाइनेंस कमीशन suggestion which said that states should increase their tax devolution from 32% to 42% in order to resolve the resource gap. तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है. यह जो आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का यह जो पैरामीटर्स 5 पैरामीटर्स आया था इसे जो है हटा दिया गया था 14th फाइनेंस कमीशन के सजेशन पे. और 14th फाइनेंस कमीशन का कहना था कि स्टेट का जो भी स्टेट पिछड़े हुए हैं, जो भी रिसोर्स गैप है उसे जो कवर करने के लिए जो सेंटर जो एलोकेट करती है स्टेट को वह जो है 32% से इंक्रीज कर 42% कर दिया जाए और इससे ये इंक्रीमेंट से उनका रिसोर्स गैप कवर हो जाएगा. तो ये था 14th फाइनेंस कमीशन का सजेशन. इसी आधार पर यह जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो ये कॉन्सेप्ट था उसे रिमूव कर दिया गया था. और अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो यह जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है सेंटर फंड सेंट्रल स्कीम अप टू 80%. आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है. इसे अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. ये 80% नहीं होगा. एंड करेंटली फोर्थ स्टेटमेंट है, करेंटली इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज बीन अकॉर्डेड टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही है यानी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट ऑप्शन 3, क्योंकि यहाँ पे 80% नहीं होता है 90% होता है. चलिए अब ये दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड हम चीज़ों को देख लेते हैं. ये जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जो है सेंट्रल फंड ये जो सेंट्रल स्कीम्स में जो होता है 90% का सेंटर का कंट्रीब्यूशन रहता है कंपेयर टू 70% इन नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. यानी वैसे स्टेट जिन्हें स्पेशल कैटेगरी का दर्जा नहीं मिला है वहाँ पे सेंट्रल स्कीम्स में जो है 70% का रेशियो रहता है, जबकि जो वैसे स्टेट्स जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर आते हैं वहाँ पे 90% का रेशियो रहता है केंद्र का. तो इसलिए आप याद रखेंगे थर्ड स्टेटमेंट में 80% था जो गलत था, 90% होगा. और यह जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को और क्या स्पेशल इंसेंटिव मिलता है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इंजॉय स्पेशल इंडस्ट्रियल इंसेंटिव सच एज इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस, custom duty waivers, reduced excise duty, corporate tax exemption for a certain period, concessions and exemptions related to GST and lower state and सेंट्रल टैक्सेस. तो ये सारे कुछ उसे स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं इस कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होने की वजह से. और अगर हम बात करें यहाँ पे
तो अभी फोर्थ स्टेटमेंट ये भी सही है, इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। टोटल अभी 11 स्टेट्स हैं जिन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है, तो इसे आपको याद रखना है। तो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे देख लिया, जो जो चीज़ें हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 82nd वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन इन इंडिया? ऑप्शन ए नागी बर्ड सैंक्चुरी, ऑप्शन बी नकटी बर्ड सैंक्चुरी, ऑप्शन सी नेयार बर्ड सैंक्चुरी एंड ऑप्शन डी नामदफा बर्ड सैंक्चुरी। इसका आंसर जो भी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम अगले सेशन में, अपकमिंग सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि अभी रिसेंटली जो है इंडिया ने कितने रामसर साइट्स को ऐड किया है और टोटल अभी इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी रहेंगे हम उन्हें देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ, और इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। आपको अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, और एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।